हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 5th एनसीईआरटी से, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखता है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जो चैप्टर है इसको हमने कुछ 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो वी विल बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा हमें कि लाइफ से हम क्या समझते हैं। व्हाट डू मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म लाइफ। उससे भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अलाइव का मतलब क्या होता है, कि कोई चीज़ जिंदा कैसे है। तो यहाँ पे एक डिफाइन लिख रखी है हमने, समथिंग विच इज़ लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव। मतलब जो चीज़ जिंदा है, मरी नहीं हुई है, उसे हम जीवित कहते हैं या लाइफ कहते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग जीवित होता है और इंग्लिश में वर्ड अलाइव है। तो अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ, राइट। तो लाइफ तो है, बट पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ जिंदा है या नहीं है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे पता चल जाए कि वो जो भी जीव है या फिर ऑर्गेनिज्म है, वो एंटिटी लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हों, तो हम उसे अलाइव ही मानते हैं या फिर हम उसे लिविंग थिंग भी कहते हैं। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा हमें। और तो जैसे कि सबसे पहले मैंने क्वेश्चन यही करा था कि क्या क्राइटेरिया है हमारे पास, कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होता होगा जिससे कि हम डिसाइड कर पाएँ कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं या फिर जो जीव हैं या फिर जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो जिंदा है या नहीं है। तो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं जिससे कि हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। सो इट इज़ बेसिकली डिफाइंड, डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं। तो कुछ डिफाइंड क्राइटेरियाज जो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख रखे हैं। सो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो प्लांट हो। तो प्लांट में तो हमने मूवमेंट एज सच देखी नहीं अभी, बट क्लास 10th में हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में भी, कि प्लांट कैसे मूव करते हैं या फिर उनकी जो मूवमेंट होती है, इंसानों की जो मूवमेंट होती है, हाउ दे आर डिफरेंट। यह भी हमारा एक चैप्टर है, इसको भी हम देखेंगे। बट हाँ, प्लांट में मूवमेंट होती है। अब वो मूवमेंट किस टाइप की होती है, किस चीज़ के लिए होते हैं, वी वुड सी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं, राइट। देन सेकंड पॉइंट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड वाटर। सिंपल है कि अगर कोई भी चीज़ जिंदा है तो उसको खाना तो चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। और वो किस चीज़ के लिए चाहिए वो भी देखेंगे। न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे, अभी न्यूट्रिशन क्या है उसको भी डिफाइन करेंगे। थर्ड थर्ड जो हमने लिखा है, दैट इज लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, राइट। जो चीज़ जीवित है वो बड़ी भी होगी, है ना। जैसे कि एक छोटा सा सीड भी जो होता है वो भी एक बिग ट्री बन जाता है एक पॉइंट पे जाके, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रखा है हमने वो है लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देम। इट इज़ बेसिकली देम। तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। एक बेसिक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, लाइक अगर हमारा हैंड अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर देता है तो वो अपने आप वापस पीछे हो जाता है ना। बेसिक सिंपल एग्जांपल है ये। तो अब ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, इसको हम स्टिमुलस कहते हैं। और इसके प्रति हमने जो रिएक्शन किया उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो ये भी एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आसपास के चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। बाकी यहाँ पे एक और फिफ्थ पॉइंट जो हमने लिखा है, दैट इज लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। अब रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, अभी डिफाइन करेंगे हम। लिविंग थिंग कैन एक्सक्रीट। एक्सक्रीशन बेसिकली टू रिमूव सॉलिड, मतलब सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है। और सेवन पॉइंट हमने लिखा है लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, लाइक दे कैन प्रोड्यूस यंगर वंस लाइक देमसेल्व्स। मतलब जैसे वो खुद हैं तो वैसे ही वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे ताकि उनकी लाइफ कंटिन्यू करे, तो वो जो स्पीशीज है वो खत्म ना हो जाए। तो अभी जो चैप्टर की स्टार्टिंग हम करने वाले हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो इसमें बेसिकली अभी हमने सिर्फ ये देखा कि हम किन चीज़ों को डेड कहेंगे या किन चीज़ों को अलाइव कहेंगे। अभी हमने यहाँ क्राइटेरिया कुछ पुट अप करे हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि बेसिकली व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है। तो डिफाइन देखते हैं पहले इसके।
द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो कुछ बहुत बेसिक फंक्शंस हैं जो कि ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है और उसी की वजह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाता है इस अर्थ पे। तो उन प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, कैसे हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस अर्थ में सस्टेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो कि कॉमन है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो है न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को आगे आने वाले लेक्चर सीरीज में कि न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। अभी तो एक छोटा सा ब्रीफ मिलेगा आपको कुछ देर बाद। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो ये भी हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये अलग चैप्टर्स में कवर किया जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खुद एक चैप्टर है और रिप्रोडक्शन भी एक चैप्टर है, इसमें हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो बेसिकली हमें इन 4 टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन है, देन हमारा रेस्पिरेशन है, देन ट्रांसपोर्टेशन है, देन एक्सक्रीशन है। अभी हमने देखा कि हम लाइफ प्रोसेसेस को बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस जिसको परफॉर्म करने, मतलब जिसको बिना परफॉर्म किए लाइफ एक ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है, या उसे हम लिविंग नहीं बोल सकते। तो अब ये लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? अभी मैंने 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के नाम बताए थे आपको, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं हम कि ये लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली है क्या। तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला मैंने न्यूट्रिशन को डिफाइन किया हुआ है इधर। तो न्यूट्रिशन में मैंने लिखा है द प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल्ड फूड टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन प्रोसेस को मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है कि यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, अब सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड होता है। अब ये फूड जो है, इस फूड को प्रिपेयर करने का तरीका हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है और इनटेक करने का भी तरीका हर ऑर्गेनिज्म का अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलेंगे जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में भी हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंक्लूड किए जाते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल हमने जो फूड लिया इन्वायरमेंट से, मतलब ये एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया जाता है, उस एक्सटर्नल सोर्सेज से जो हम फूड ले रहे हैं फिर वो बॉडी में जाएगा और बॉडी उसे अब्जॉर्ब करके एनर्जी रिलीज करेगी, राइट। अब सेकंड स्टेप जो था वो था एनर्जी रिलीज करने का। अब ये जो एनर्जी रिलीज करने का स्टेप है ये आता है हमारे रेस्पिरेशन के अंदर। अब इसमें क्या है, जो फूड हमारे शरीर के अंदर है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स। दिस इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर ही सेलुलर नीड्स वर्ड लिखा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि रेस्पिरेशन जो है वो ब्रीदिंग की तरह फंक्शन नहीं करता। ब्रीदिंग बेसिकली एक सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मतलब ऑक्सीजन का इनटेक किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी। बट अब जो बॉडी के अंदर सेल के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है उसे हम देखेंगे इस पार्ट में कि रेस्पिरेशन के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो पार्ट कैरी किया जाएगा। रेस्पिरेशन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो भी हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो एनर्जी भी, अभी हमने फूड को गेन कर लिया, देन एनर्जी भी रिलीज बॉडी में। तो ये ऑक्सीजन जाता है हर एक सेल के पास। अब सारे सेल, अब जैसे जो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है हमारी तरह, ह्यूमन बींग्स की तरह, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना पड़ता है बॉडी के हर एक ऑर्गन पे, और हर एक सेल के अंदर वो जाएगा। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली, वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एक पूरा मैकेनिज्म है जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो ये जो फूड और ये जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर है, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जहां पे भी उसकी नीड पड़ेगी। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ी। अभी जो ट्रांसपोर्टेशन की नीड है उसे कंप्लीट किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म से। और वो हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में भी पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में भी पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है वो ह्यूमन बींग्स में किस तरीके का होता है और प्लांट्स में किस तरीके का होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारी बॉडी में फूड और ऑक्सीजन ट्रांसफर हो गया जहाँ पे भी नीड थी। तो फूड और ऑक्सीजन जो ट्रांसफर हुआ वो तो अपना रोल प्ले करेगा एनर्जी प्रोवाइड करने में। बाकी
जो एनर्जी सेल्स को मिली है रिएक्शन करने के लिए, वो बाय प्रोडक्ट भी रिलीज करेंगे। अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बेसिकली एक रिएक्शन हुई तो रिएक्शन में रिएक्टेंट रहता है और फिर प्रोडक्ट रिलीज होता है। अब हर एक रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट रिलीज होता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो जो मल्टीपल प्रोडक्ट में कुछ ऐसा पार्ट भी रहेगा जो बॉडी को नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली वो क्या है, एक वेस्ट है। अब वेस्ट जो है, जैसे हम अपने घर में भी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, बट एक लिमिट होती है। अब वेस्ट को इतना कलेक्ट किया जा सकता है कि उसको, मतलब हमने एक बकेट फिल कर ली एक, बट उसके बाद तो वेस्ट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो जैसे हम घर से वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी एक मैकेनिज्म है जिससे कि वेस्ट को डिस्कार्ड किया जाता है। तो जो वेस्ट या बाय प्रोडक्ट है, ये जरूरी है रिमूव करना। अब ये जरूरी क्यों है रिमूव करना, बिकॉज ये टॉक्सिक होते हैं सबसे पहली बात तो। अगर ये टॉक्सिक होंगे और एक टाइम पर इनकी अगर लिमिट एक्सीड हो गई, जो लिमिट होती है वो एक्सीड कर जाए अगर ये, तो फिर ये क्या करेंगे, हमारे ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। अब ऑर्गन्स क्या करते हैं, इनके पास अपना एक मैकेनिज्म है वेस्ट को रिमूव करने का, और ये जो मैकेनिज्म है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। प्लांट्स का भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, बट किडनी नहीं होती प्लांट्स में ऑब्वियसली। तो देखेंगे कि भाई प्लांट्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैरी ऑन किया जाता है। तो ये चार प्रोसेस हमें कवर करने हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट इंटेक्स एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एनसीईआरटी को रीड भी करना है। 2-3 बारी। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप एक ही चैप्टर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 to 2 टाइम्स रीडिंग, थॉरो रीडिंग चाहिए किसी भी चैप्टर की। उसके बाद इंटेक्स के क्वेश्चन जो हैं उसको जरूर देखने हैं। तो आइए देखते हैं इंटेक्स के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैंने 4 इंटेक्स क्वेश्चन लिए हैं जो कि हमारे स्टार्टिंग वाले पोर्शन में ही था, इंट्रोडक्शन में ही। तो सबसे पहला पार्ट या सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा गया है, तो ये है कि वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब अगर सिंपल से मीनिंग में अगर इसको हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले तो समझते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन, अगर फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो कुछ नहीं होता, पार्टिकल्स आपस में सिंपल, जो पार्टिकल्स हैं हमारे, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, मतलब मॉलिक्यूल्स हो या फिर गैस के पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, राइट। मतलब उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है। अब ये इंटरमिक्सिंग बड़ी सिंपल तरीके से होती है, कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है कहीं पे कंसंट्रेशन कम होती है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए मॉलिक्यूल इधर से उधर भागते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो डिफ्यूजन है वो इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, जरा देखते हैं एक बार। तो लिख रहा है कि इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है फूड लेने के लिए या गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। मतलब उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक्सपोज रहती है, कोई लेयरिंग नहीं है, एक पतली सी लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन की। अब ये जो फुल बॉडी है इनकी एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज्ड है। अब मान लो अब ना बॉडी में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब अगर मान लो इसे रेस्पिरेशन करना है तो सिंपल, अगर मान लो CO2 चाहिए तो CO2 की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, CO2 अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मान लो बाहर कम है अंदर, मतलब बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा, सिंपल। अब वेस्ट है, मान लो वेस्ट भर गया है अंदर, तो वेस्ट बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी, मतलब मैकेनिज्म इतना सिंपल इसलिए बिकॉज इसकी जो जो लेयर है ये पूरी एक्सपोज्ड है एनवायरनमेंट के साथ, और सिंगल सिंगल सेल है। सिंगल सेल अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, जो भी चीज वेस्ट होती है वो बाहर चली जाती है, जो काम की होती है वो अंदर आ जाती है, सिंपल डिफ्यूजन से। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती है। यहाँ पर एक तो सबसे पहले हम अपने एग्जांपल लेते हैं, हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के बाहर ऑलरेडी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमें पता है वो कौन सी है, वो है स्किन, राइट। अभी जो स्किन है, स्किन एक एज अ प्रोटेक्शन काम करती है। अब बात यह है कि अगर मान लो स्किन एज अ प्रोटेक्शन काम नहीं करती तो क्या दिक्कत थी, दिक्कत थी बिकॉज स्किन जो है हमें प्रोटेक्ट करके रखे। प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हमारे एटमॉस्फेयर या फिर एनवायरनमेंट में बहुत सारे जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। अब ये वायरस अगर मान लो हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए और स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, स्किन हमें प्रोटेक्ट ना करे, तो भी इंसान बीमार पड़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो
बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है सराउंडिंग के साथ, तो जो सेल्स हैं वो छिपे हुए हैं अंदर, सेल्स भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो डिफ्यूजन से जो रिक्वायरमेंट है सेल की वो कंप्लीट नहीं की जा सकती। तो अब कौन सा मेथड अपनाएंगे अगर डिफ्यूजन से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही? तो न्यूट्रिशन तो सिंपल, हमने फूड का इंटेक किया। अब यहाँ पर हम रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी टॉपिक कवर किया जाएगा। तो इसका आंसर बेसिकली यही था कि जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, और जो फूड एक्सचेंज, चाहे वो फूड का एक्सचेंज हो, गैसेस का एक्सचेंज हो, वेस्ट का रिमूवल हो, वो सिंपली उनके सरफेस से अंदर बाहर हो जाता है। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल जो है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं होते सराउंडिंग के साथ, इसीलिए डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल, राइट? तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं जो हम यूज़ करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कुछ कोई ऑर्गेनिज्म जीवित है या नहीं है, मतलब अलाइव है या नहीं है। तो ये कुछ पहले से ही हमने यहाँ डिस्कस कर रखे थे कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, दे नीड फूड एयर एंड वाटर, दे ग्रो एक्चुअली, है ना, दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे कैन रेस्पायर और दे कैन एक्सक्रीट, दे कैन रिप्रोड्यूस। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? अभी जो सबसे पहले डिफाइन करते हैं आउटसाइड रॉ मटेरियल है क्या। आउटसाइड रॉ मटेरियल का मतलब है कि ये रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो सब्सटेंस होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। मतलब जैसे मान लो फैक्ट्री है कोई फर्नीचर की, अब फर्नीचर की फैक्ट्री में वुड जो होगा एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा। अब ये जो वुड है इसको लेके आएंगे मशीन्स में, या कारपेंटर जो भी है वो अपना काम करेगा, इस वुड से वो सीधा क्या बनाएगा? फर्नीचर। अब ये फर्नीचर जो है ये प्रोसेस्ड है, मतलब कि ये बना है किससे? वुड से बना है, वुड एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। अब हमारी बॉडी में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रॉ मटेरियल जो है, बेसिकली रॉ मटेरियल जो है वो फूड ही है। फूड जो होता है वो कार्बन बेस्ड ही होता है ज़्यादातर। पढ़ेंगे हम कार्बन बेस्ड कैसे, कि फूड जो है वो कार्बन बेस्ड कैसे हुआ, कि मतलब कार्बन से बना है। और भी रॉ मटेरियल्स हैं वो भी जरूरत पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन ये था, द क्वेश्चन वाज कि इसका यूज क्या है, मतलब कि किस चीज के लिए यूज हो रहा है। तो बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है? अभी हमने देखा कि सबसे पहले अगर वो जो रॉ मटेरियल फूड हमारी बॉडी में गया है, तो वो जो फूड हमारी बॉडी में गया है उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि लिविंग बीइंग जो है वो अपने सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया कि द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस एनर्जी। अभी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, कौन सा प्रोसेस है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है? तो इनटेक तो हम मतलब न्यूट्रिएंट्स का बाय न्यूट्रिशन करते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टेप है दैट इज रेस्पिरेशन। तो देखेंगे कि रेस्पिरेशन में किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? अब मेंटेनिंग लाइफ के लिए कौन से एसेंशियल प्रोसेस हैं, मतलब कि अगर जिंदा रहना है तो फिर क्या क्या करना पड़ेगा? तो भाई अगर जिंदा रहना है तो फिर तीन चार चीज़ें करनी जरूरी है, तीन चार क्या, थोड़ी ज़्यादा ही है। बट सबसे पहले तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, खाए बिना तो रह नहीं सकते है ना। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन न्यूट्रिशन हो गया तो ऑब्वियसली बात है बॉडी उस खाने का कुछ ना कुछ तो यूज़ करेगी, वो रेस्पिरेशन के थ्रू होगा। अब रेस्पिरेशन भी हो गया, एनर्जी थोड़ी प्रोड्यूस हुई तो इधर उधर भेजना पड़ेगा उसको बाय ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया तो कुछ वेस्ट भी निकलेगा, और वो जो वेस्ट है बॉडी से बाहर जाएगा थ्रू एक्सक्रीशन। तो ये तो हैं ही चार इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, बट इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन को हम देखेंगे कमिंग चैप्टर्स में। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। और बाकी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी देखा जाएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। तो फिर कौन से प्रोसेस जो होंगे वो एसेंशियल होंगे मेंटेनिंग लाइफ, फॉर मेंटेनिंग लाइफ? तो ये चार लिख सकते हैं हम पेपर में, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अभी इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का हमने, और अब आगे न्यूट्रिशन से स्टार्ट किया जाएगा ये चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट रहेगा आपका तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।